Hi, hello, what's up to all students? वेलकम टू ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल में स्वागत है आपका। हम लोगों ने जनसंख्या वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जनसंख्या से संबंधित एक सामान्य परिचय और विश्व जनसंख्या का एक परिदृश्य का अध्ययन किया था हमने। किस प्रकार से जनसंख्या में से प्रश्न आएंगे, अगर आप बीए सेकेंड ईयर में हैं अथवा एमए कर रहे हैं तो जनसंख्या में से 15 नंबर का एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। उसमें आपको जनसंख्या का बेसिक जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया वो, इस वीडियो में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, विश्व में जनसंख्या का वितरण, ये सारी की सारी चीज़ें आपको उसमें बनानी है, लिखनी है, डेटा डालने हैं, मैप बनाने हैं। वहीं अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स देते हैं, नेट का एग्ज़ाम देते हैं, स्कूल लेक्चरर देते हैं या कॉलेज लेक्चरर देते हैं, या पर्टिकुलर विषय जिसमें भूगोल विषय से पर्टिकुलर प्रश्न पूछे जाते हैं, और वैसे भी जीके वाले प्रश्नों में भी विश्व जनसंख्या से और जनसंख्या वाले चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को और अच्छे से कीजिए। आप लोग वैसे भी काफ़ी टाइम से जनसंख्या वाला जो विषय है इसको पढ़ते आए हैं, थोड़ा और हम लोग विस्तार से इसमें जानेंगे। तो इस वीडियो में हम जो है जनसंख्या के बारे में उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विशेष अध्ययन करेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये हमारा टॉपिक है। विश्व में जो जनसंख्या है, मतलब इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब इन शॉर्ट बताएं तो विश्व में जो हमारे कुल जनसंख्या है उसका जो वितरण हुआ है, भारत में इतनी, चीन में इतनी, कहीं उतनी, ये जो अलग अलग तरीके की जनसंख्या का वितरण हुआ है, इसके लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो इसी का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो बेसिकली कृषि योग्य भूमि और जल की उपलब्धता, ये तो शुरू से ही, प्राचीन काल से ही मानव के वितरण को प्रभावित किया ही है इस कारक ने, कि जहाँ पर एग्रीकल्चर जो टाइप की जो एरेबल लैंड है वो, या फिर जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज हैं वो, या फिर ऐसे स्थानों की, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आसानी से स्थानों की सुलभता हो, या यूँ कहें कि राष्ट्रीय सीमा का अवरोध हो, ऐसे कई सारे कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सके हैं। देखिए, दो अलग अलग टॉपिक होते हैं। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक अलग हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक अलग हैं। तो हम लोग जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कृषि योग्य भूमि और जल की उपलब्धता नाम के पहले कारक को ले रहे हैं। तो कृषि योग्य भूमि और जनसंख्या के केंद्रीकरण में निकट का संबंध पाया जाता है। कैसे? मैदानी क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या, मतलब जहाँ जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उपज के लिए हमें एक फर्टाइल लैंड मिलता है, सीधी ज़मीन मिलती है और ज़मीन भी अपेक्षाकृत उपजाऊ है। मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर नदियाँ मिलेगी, पानी मिलेंगे, तो यहाँ पर जनसंख्या हमें अपेक्षाकृत अधिक मिलती है, जन घनत्व अधिक मिलता है। फॉर एग्जांपल, भारत का उत्तरी गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु वाला जो मैदान है, अपन उसकी बात कर लें तो इसी प्रकार से अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो सिंधु नदी, वहीं हम लोग इराक, ईरान की बात करते हैं, या फिर प्राचीन बेबीलोनिया की बात करते हैं तो वहाँ पे टाइग्रिस, यूफ्रेटस, नील नदी मिस्र के अंदर, मिसिसिपी, मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका में। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी नदियाँ, पानी और विशाल मैदान मिले हैं, वहाँ पर जनघनत्व अपेक्षाकृत आसपास के दूसरे क्षेत्रों से अधिक ही रहा है। आज भी वर्ल्ड की जो 60% जनसंख्या है वो अपनी मतलब जो अपने आजीविका के लिए, 60% पॉपुलेशन अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है, पर निर्भर है। तो यूँ कहें कि दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करें कि कृषि योग्य जो भूमि का वितरण है वो विश्व में जनसंख्या के वितरण में एक संबंध पाया जाता है। अब आप देखिए, अब हम इसे और थोड़ा टेक्निकल बना ले तो, मतलब ये देखो, वापस वही वाली काम करेंगे जैसा कि हम लोगों ने ग्राफ का इससे पहले किया था। अगर हम लोग देखें कि कृषि योग्य भूमि अगर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पॉपुलेशन भी उस एरिया में ग्रोथ करेगी, या यूँ कहें उसका घनत्व बढ़ता जाएगा। इसमें भी इसी प्रकार का एक ग्राफ बनेगा, सीधी लाइन। तो इस प्रकार का एक संबंध है। फिर हम लोग बात करते हैं कि सिर्फ मैदानी क्षेत्रों की ही बात नहीं करते हैं, कृषि कहीं भी संभव है, चाहे वो पर्वतीय ढालों पर हो, जहाँ पर हम लोग कॉन्टूर एग्रीकल्चर करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती भी करते हैं, चाहे वो ठंडी जलवायु में की गई हरित क्रांति, या फिर यूँ कहें हरित
चाहे हम लोग हरित क्रांति के प्रभाव को ले लें, चाहे तो हम लोग ठंडे क्षेत्रों में जो हम लोग ग्रीन हाउस बना करके जो एग्रीकल्चर करते हैं, चाहे हम लोग उसकी बात ले लें, चाहे हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे इजराइल एग्रीकल्चर कर रहा है, तो जिस भी क्षेत्र में एग्रीकल्चर डेवलप होगा और अच्छा डेवलप होगा, वहाँ पर पॉपुलेशन का जो घनत्व है वो बढ़ेगा और जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो फिर अगर हम लोग बात करें कि भारत के विशाल मैदान की अगर हम लोग बात करें, तो भारत के वृहद मैदानी भाग और चीन के पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो उसके पीछे भी कारण यही है, और यही स्थिति जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए आप यहाँ पर नील नदी की घाटी, आमू की घाटी और अन्य जलवायु की दृष्टि से जो मरुस्थलीय क्षेत्र है और जहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया है, वहाँ पर भी सेम एक ही स्थिति होगी। आप लोग देखिए आज का जो गंगानगर हनुमानगढ़ है वो राजस्थान के विशाल मरुस्थल का ही एक भाग है, परंतु इंदिरा गांधी नहर आने से वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ। एग्रीकल्चर के पॉसिबल होने से वहाँ पर पॉपुलेशन भी अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो बेसिकली ये एक वो फैक्टर है जो सर्वदा शुरू से ही जनसंख्या के जो वितरण है उसको प्रभावित करता रहा है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं कि और कौन से कारक हो सकते हैं, तो वो है सभ्यता का युग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप देखिए किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर प्राचीन काल से सभ्यता युग से ही अगर वहाँ पर कृषि की जाती रही है या ह्यूमन सेटलमेंट्स रहे हैं या मानव वहाँ पर निवास करता रहा है, तो आज भी वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। अगर हम लोग बात करते हैं उदाहरण के लिए कि भारत का सिंधु गंगा का मैदान ले लो या पूर्वी चीन का मैदान ले लो, यहाँ पर एग्रीकल्चर की जो हिस्ट्री है, कृषि का जो इतिहास है वो काफ़ी लंबे समय का रहा है, बहुत प्राचीन टाइम से होती आ रही है। तो आज भी वहाँ पर एग्रीकल्चरल जो पॉपुलेशन है उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जन घनत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक लंबे समय से निरंतर वो ज़मीन और वो क्षेत्र कृषकों द्वारा उपयोग में लिया जाता रहा है। वहीं इसके विपरीत अगर हम लोग बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी का मैदान है, मिसौरी मिसिसिपी का मैदान, यह भाग भी भारत और चीन की तरह ही समान उपजाऊ है, मैदानी क्षेत्र भी है, समान उपजाऊ भी है, परंतु यहाँ पर एग्रीकल्चर 17वीं शताब्दी से ही प्रारंभ की गई है। इसके फलस्वरूप भारत और चीन की तुलना में अमेरिका के इस उपजाऊ मैदान में जनसंख्या अपेक्षाकृत विरल पाई जाएगी, क्योंकि प्राचीन काल से यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं की जाती रही है। अतः जैसे जैसे जनसंख्या ग्रोथ यहाँ पर होगी वो उसकी स्पीड भी कम होगी और जनसंख्या भी कम होगी। यही एग्जाम्पल हम लोग दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ले सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका में ले सकते हैं, और अर्जेंटीना के पंपास के मैदान में भी यही बात सत्य होती है। तो तीसरा जो फैक्टर हम लोग लेंगे वो फैक्टर लेंगे स्थानों की सुलभता, एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्लेसेस। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा स्थान जहाँ पर पहुँचना ज़्यादा आसान हो। इन शॉर्ट एक सिंपल भाषा में तो इसका मतलब यही हुआ। अगर हम लोग बात करें कि स्थानों और सुलभ की जो प्रदेशों की जो सुलभता है वो जनसंख्या के वितरण में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि कई जगह ऐसे क्षेत्र भी देखे गए हैं जो एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से या कृषि की दृष्टि से कम उपजाऊ हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन भी इतना अच्छा नहीं हो सकता, उतना अच्छा पानी की सुविधा भी हो सकता नहीं हो सकता है ज़मीन इतनी उर्वर भी नहीं हो, परंतु औद्योगिक दृष्टि से वो विकसित है। द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के जो क्रियाकलाप है वहाँ के लोग उन पर निर्भर हैं, और ऐसे स्थानों पर पहुँचने में सुगमता होती है, आराम से आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो सुगमता का मतलब क्या हुआ? मतलब सुगमता का मतलब होता है वैसे स्थान जहाँ पर यातायात के साधनों द्वारा सुगमता से पहुँचा जा सके। तो ऐसे स्थानों पर क्या होगा? उत्पादन होगा, व्यापार हो सकता है, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था चल सकती है। मतलब एग्रीकल्चर ही एकमात्र आज के समय में कारक नहीं रह गया है, जबकि ये ट्रांसपोर्टेशन और एक्सेसिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा कारक है। जैसे कोलकाता की बात करें, मुंबई की बात करें, चेन्नई, कराची, रोटरडम, शिकागो की बात करें, रोम की बात करते हैं, या फिर सिकंदरिया की बात करें, जकार्ता की बात करते हैं, लाओस, अदन, सिंगापुर, टोक्यो जैसे जितने भी बड़े बड़े नगर हैं, इन नगरों की जो अवस्थिति है इनका आर्थिक लाभ रोजगार की सुविधाओं को मिला है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर रोजगार अच्छे हैं, और रोजगार अच्छे होने के साथ साथ इन शहरों तक सुगमता से पहुँचा जा सकता है, इधर से उधर जाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या आकर्षित हुई है और इन क्षेत्रों ने जनसंख्या को आकर्षित किया है। और ये सघन जनसंख्या वाले जो केंद्र हैं दोनों ही प्रकार के काम करते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को भी बढ़ावा देते हैं, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा जनसंख्या आ गई उस जनसंख्या को भी
ये जो है बाजार उपलब्ध कराकर अधिक आर्थिक सुविधाओं का सृजन करते हैं। मतलब ये इस प्रकार के नगर हो जाएंगे फिर कि ये एक्स्ट्रा जनसंख्या को तो अपने यहाँ आकर्षित करेंगे ही, प्राकृतिक रूप से अगर यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी भी तो उसको भी आर्थिक रूप से और भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे, क्योंकि इनके माध्यम से दूसरे केंद्रों, दूसरे नगरीय केंद्रों के आसपास हमारे एक्सेसिबिलिटी अच्छी मिल जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं परिणाम स्वरूप ये जो समूहन है, ये जो एग्लोमेरेशन है, जहाँ लोग कई पीढ़ियों से औद्योगिक कार्यों में लगे हैं, सघन जनसंख्या के केंद्र बन जाते हैं। मतलब ये ऐसे केंद्र, जैसे हम लोग बात करें मुंबई की, कोलकाता की, इनकी, ये वो केंद्र है जहाँ पर अब कई पीढ़ियों से लोग जो है अपने रोजगार में लगे हुए हैं, उद्योगों में लगे हुए हैं, आने जाने के परिवहन में लगे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या का सघन केंद्र बन जाता है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सीमा का अवरोध, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ नेशनल बाउंड्रीज या इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो हम लोग बात करते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ है कि एक देश से दूसरे देश में जाने वाले जो लोग होते हैं उसे बाउंड्री क्रॉस करनी होती है उन्हें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको भारत से कहीं जाना है, भारत से आपको अमेरिका जाना है, तो आपको भारत की बाउंड्री को क्रॉस करके अमेरिका की बाउंड्री के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। तो आप अनधिकृत रूप से नहीं प्रवेश कर सकते हैं, आपको अधिकृत रूप से ही वहाँ जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, जिस कारण से पॉपुलेशन किसी एक जगह पर सघन हो जाती है और एक जगह पर कम हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत एक देश के नागरिकों को दूसरे देश की सीमाओं के उल्लंघन की अनुमति नहीं है। क्लियर बात है। इस कारण अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया या इंडोनेशिया हो गया या भारत हो गया, अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं वहाँ के लोग कम घनत्व वाले जो देश हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश इतना सा है और जनसंख्या यहाँ इतनी सारी भरी हुई है, भाई अमेरिका इतना बड़ा है, जनसंख्या इतनी सी है बिल्कुल। तो अगर ऐसा कर ले कि बांग्लादेश के सारे लोग उठ के वहाँ चले जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा। अमेरिका कह देगा कि हमारे यहाँ पे हम लोग प्रवासों को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये पर्टिकुलर किसी एक दो जगहों पर ही जनसंख्या के अधिकांश संकेंद्रण को केंद्रित करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बांग्लादेश या कोई सा भी ऐसा देश, पर्टिकुलर बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर या देश में जहाँ पर जनसंख्या बहुत सघन हो गई है, छोटा सा एरिया है और जनसंख्या बहुत विशाल है, तो वहाँ के लोग सब के सब ऐसा करें कि उठ करके कहीं और चले जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ पर क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, संसाधनों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत कम है उपयोग करने वाले, तो ऐसा करें वहाँ से लोगों को यहाँ डाल दें ताकि ये लोग इन जो है संसाधनों की संभावनाओं का भरपूर उपयोग कर ले। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर देश की अपनी एक पॉलिसी है, इमिग्रेशन पॉलिसी कहते हैं जिसे। उसमें ये क्या कहते हैं, अप्रवासी जो लोग हैं उन समूहों को अपने देश में आने और नहीं आने की अनुमति देते हैं, और कुछ मान लो अगर जैसे आने भी दिया तो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ही उन्हें आने देते हैं ताकि समय रहते हुए उन्हें वापस भेजा जा सके। दूसरे शब्दों में बात करें कि व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवेशन के लिए ये जो अवरोध है बेसिकली ये राजनीतिक अवरोध हो गए, और ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि विश्व की जनसंख्या के वर्तमान प्रतिरूप को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करते हैं। इन्हीं कारकों की वजह से विश्व में कहीं पे कम, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर संसाधन कम, कहीं पर संसाधन ज़्यादा का जो है प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है। फिर अब हम लोग बात करते हैं कि भाई विश्व जनसंख्या जो है उसके बढ़ने की जो प्रवृत्ति रही है वो किस प्रकार की रही है। तो ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। काफ़ी सारे ग्राफ के माध्यम से हमने देखा था कि किस प्रकार से जनसंख्या की प्रवृत्ति हमने देखी। एक बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, क्योंकि बार बार आएगा आपके सामने भी, तो इसे बेसिकली इंग्लिश में तो कहेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जैसे आपको मैं इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आप इस एग्जाम्पल से समझिए, एक एरिया तो ये है और एक एरिया है ये। क्लियर है। इस एरिया में, या फिर एक काम करते हैं, ये वाला एरिया है ये। क्लियर है। इस एरिया में लोग रह रहे हैं 15 और इस वाले एरिया में भी लोग रह रहे हैं 15। अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन तो बराबर है दोनों ही क्षेत्रों की, लेकिन क्या ये जो एरिया है रेड वाला और ग्रीन वाला, क्या इन दोनों का क्षेत्रफल समान है? नहीं, क्षेत्रफल समान नहीं है। तो क्षेत्रफल कम होने से पॉपुलेशन ज़्यादा पास पास रहेगी, घनत्व ज़्यादा रहेगा। क्षेत्रफल बड़ा होने से पॉपुलेशन दूर दूर रहेगी और घनत्व कम रहेगा। आई बात समझ में। एक क्लास है
रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3, दोनों ही क्लासेस में 100 बच्चों के बैठने की संभावना है। जो 3rd नंबर रूम है वो बहुत बड़ा हॉल है, जो 2 नंबर कमरा है वो बहुत छोटी सी जगह है। अब 2 नंबर कमरे के अंदर 25 लोग बैठे हुए हैं और हॉल में भी 25 लोग बैठे हैं, तो कह सकते हैं कि 2 नंबर में घनत्व ज़्यादा हो गया है और 3 नंबर में घनत्व कम हो गया है। ये बेसिकली घनत्व का सिंपल सी परिभाषा है। अब देखिए बुक क्या कहती है। बुक कहती है कि वर्ल्ड में जो हम लोग देखते हैं तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तो नहीं है सब जगह, ठीक है, और सब जगह केंद्रीकरण में भिन्नता पाई जाती है। तो फिर हम लोग बात करते हैं कि वर्ष 2001 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का जो है घनत्व इतना रहा है, लेकिन अभी हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि हमने ये निकाला कैसे। अगर ये कहता है कि यूरोप महाद्वीप में 101 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर में है, तो आप कैसे आ गया, आई बात समझ में। तो आपको इसको निकालने का जो सिंपल सा तरीका है वो ये है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें वहाँ के एरिया का भाग दे दीजिए और उस तरह से घनत्व हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये घनत्व है, आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए कि घनत्व निकलता कैसे है और क्यों हम लोग किसी क्षेत्र के घनत्व को इतना कंसीडर करते हैं, और इसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, मनुष्य प्रति वर्ग सेंटीमीटर में नापते हैं, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन हुई उसमें से उसके अपॉन में जितना क्षेत्रफल हुआ उसको हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो हमेशा इसी तरह से इसकी इकाई निकलेगी, मनुष्य प्रति किलोमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, प्रति वर्ग किलोमीटर, ये इसको अपॉन में भी ले लीजिए तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड टोटल नंबर ऑफ एरिया, तो इस तरह से हम लोग इसमें घनत्व को निकाल सकते हैं। तो ये रहा जनसंख्या का घनत्व। और अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनसंख्या के वितरण की, जिसमें घने बसे और विरल बसे क्षेत्रों के बारे में जानेंगे थ्रू मैप। तो आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए, जनसंख्या वाले चैप्टर को हल्के में ना लीजिए, जनसंख्या वाले चैप्टर को भी हमारे साथ साथ आप लोग निपटा लीजिए। तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपको बुक कम से कम पढ़नी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपके वीडियो देखने से ही कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण, वर्ल्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ बिल्कुल कम जनसंख्या है, कहाँ बहुत अधिक जनसंख्या है और क्या उसके भौतिक कारण रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।